क्या आपको पता है 100 में से 90 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं और बचे हुए 10 स्टार्टअप में से भी अगले 5 साल में सिर्फ 5 स्टार्टअप सक्सेसफुल हो पाते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है वो 5% से भी कम होता है और 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक स्टार्टअप की सक्सेस को डिफाइन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर। जब भी हम लोग स्टार्टअप जैसा वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सर्वाइवरशिप बायस की वजह से वो सभी स्टार्टअप सामने आते हैं जो सक्सेसफुल हैं, जैसे कि पेटीएम, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, और इनके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो कि फेल हो चुके हैं। बट हम लोगों के दिमाग में वो स्टार्टअप इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारे सबके दिमाग में सर्वाइवरशिप बायस्ड होता है। जो सक्सेसफुल चीज़ें हैं वही ज़्यादा दिखती हैं, जो अनसक्सेसफुल चीज़ें हैं वो नहीं दिखती हैं हम लोगों को। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एक स्टार्टअप की सक्सेस को डिफाइन करते हैं। 5 फैक्टर जो स्टार्टअप की सक्सेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से सबसे पहला फैक्टर है आइडिया। बिकॉज ऑब्वियसली आपका आइडिया काफी अच्छा होना चाहिए ताकि अपने स्टार्टअप को आप सक्सेसफुल बना सकें। उसके बाद आता है आपका टीम। अगर आपकी कोर जो टीम है वो काफी स्ट्रांग है, आपकी टीम के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है। लेट्स से अगर आप एक टेक स्टार्टअप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप में से एक पर्सन एकदम कोर टेक का होना चाहिए, जबकि दूसरा पर्सन बिजनेस का भी होगा तो चलेगा। उसके बाद आता है आपका बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है आपके स्टार्टअप में, आप कितनी जल्दी मनी या फिर पैसे बना सकते हैं अपने स्टार्टअप के अंदर। उसके बाद आता है आपका फंडिंग, कि आपने कितनी कैपिटल रेज की है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग हायर करने पड़ेंगे, बिजनेसेस या फिर प्रोसेसेस सेट करनी पड़ेंगे बिजनेस के अंदर। और सबसे आखिरी में आता है आपकी टाइमिंग क्या है, कि आप जब उस मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं तो कितना कंपटीशन है और वो मार्केट की सिचुएशन क्या है। नाउ बिल ग्रोस की एक 2015 की वीडियो में उन्होंने बताया, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, कि स्टार्टअप की सक्सेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है टाइमिंग। उन्होंने 500 से भी ज्यादा स्टार्टअप को एनालाइज किया एंड उस रिपोर्ट में पता चला कि स्टार्टअप की सक्सेस में टाइमिंग का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो कि है 42%। उसके बाद आता है आपका टीम एंड एग्जीक्यूशन, आइडिया, बिजनेस मॉडल, और सबसे नीचे आता है फंडिंग। दैट मीन्स जो हम लोगों को लगता है कि स्टार्टअप में फंडिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। एंड इस चीज को इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेटीएम से। पेटीएम हम सबको पता है शुरुआत से काफी फेमस था, बट पेटीएम की जो एक्चुअल ग्रोथ हुई है वो हुई है डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर, जब लोगों के पास कैश नहीं था एंड वो लोग पेटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे थे। एंड पेटीएम की टाइमिंग सबसे अच्छी थी। उस टाइम पर सिर्फ पेटीएम और फोन पे के अलावा बस कुछ छोटी मोटी कंपनीज थी, एंड इसी की वजह से पेटीएम इतना तेजी से ग्रो हो पाया। फिर बात कर लेते हैं फूड टेक की। जोमैटो ने अपने ऑपरेशन 2007 में शुरू किए थे, बट 2014-2015 के आसपास इंडिया में सडन यूजर का ग्रोथ हुआ, इंटरनेट यूजर का। एंड उसी टाइम पे 2015 में जोमैटो और स्विगी ने फूड डिलीवरी के अंदर एंटर किया, एंड उसके बाद 2017 के अंदर उबर ईट भी इंडिया में आ गया था। बट 2 साल के अंदर जोमैटो एंड स्विगी ने पूरे मार्केट को डोमिनेट कर लिया था, एंड दैट्स व्हाई आज सिर्फ जोमैटो एंड स्विगी है, एंड उबर ईट को एक्वायर कर लिया है, उसके इंडियन ऑपरेशन को एक्वायर कर लिया है जोमैटो ने, क्योंकि वो लेट हो गया था मार्केट में। सो टाइमिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। सिमिलर एग्जाम्पल गोज विद फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सबसे पहले आया था इंडिया में 2007 में। Amazon आई थिंक काफ़ी बाद में आया था 2015 के बाद, बट स्टिल Amazon काफ़ी डीप पॉकेट्स वाली कंपनी है, तो उन्होंने इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छे पैर जमा लिए थे बाद में आने के बाद भी। बट यू गॉट द पॉइंट, टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दी स्टार्टअप। वेल आई नो आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि नवदीप, टाइमिंग का क्या लेना देना है बिजनेस सक्सेस से? आप चाहे मार्केट के अंदर जल्दी आएं या फिर लेट आएं, उससे होता क्या है? वेल एक अच्छे टाइमिंग की वजह से आप बिल्ड कर पाते हैं बिजनेस मोड्स। बिजनेस मोड को समझने से पहले सबसे पहले हमें मोड्स को समझना पड़ेगा। कभी भी अगर आपने किसी पुराने महल को या फिर किसी मॉन्यूमेंट को देखा हो, उसके आसपास एक खाई होती है जिसमें पानी भरा होता है, उसको बोलते हैं मोट। वो उस महल को बचाती है दुश्मनों से। तो अगर दुश्मन एक महल पर अटैक कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जो पानी वाली खाई होती है उस महल के चारों तरफ, उसको कूद कर जाना पड़ेगा उस महल के अंदर, एंड वो मोट उस महल को प्रोटेक्ट करती है। इसी वजह से अगर आप मार्केट के अंदर जल्दी एंटर करते हैं तो अपने बिजनेस के आसपास मोट बिल्ड कर पाते हैं, सेफ्टी नेट बिल्ड कर पाते हैं, ताकि आपका कंपटीशन उस मार्केट के अंदर एंटर ना कर पाए। इस मोट को समझने के लिए इस पिक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मोट दी हुई है। जैसे कि कुछ बिजनेसेस नेटवर्क इफेक्ट को एज ए मोट यूज करते हैं, कुछ इनोवेशन को एज ए मोट यूज करते हैं, कुछ ब्रांड लॉयल्टी को यूज करते हैं, कुछ
आईपी को एज ए मोड की तरह यूज करते हैं और काफी सारी मोड होती हैं। इन सभी मोड्स को हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है नेटवर्क इफेक्ट वाला मोड, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इस मोड को समझाने के लिए मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा। आप व्हाट्सएप किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आपके फ्रेंड व्हाट्सएप के ऊपर हैं, आपके फैमिली मेंबर व्हाट्सएप के ऊपर हैं, आपके पेरेंट्स व्हाट्सएप के ऊपर हैं, इसलिए हम सब लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करते हैं। हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बाकी लोग इस ऐप को यूज करते हैं। अदरवाइज इंस्टाग्राम जैसी ऐप, व्हाट्सएप जैसी ऐप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5 इंजीनियर सिर्फ 5 महीने के लिए अच्छे से इन ऐप को बनाएंगे तो कोई भी ऐप बनाई जा सकती है। बट उन सभी यूजर को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर नेटवर्क इफेक्ट मोड। दूसरा मोड आ जाता है स्केल, सो कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो काफी नीचे आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इस वाटर बोतल के 1000 पीस बनाएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट इसकी हाई रहेगी क्योंकि आप सिर्फ 1000 पीस बना रहे हैं। बट अगर आप इस वाटर बोतल के 1 लाख या फिर 10 लाख पीस बनाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती है। तो इसी वजह से अगर आप एक स्पेसिफिक कंपनी एक सेक्टर के अंदर पहले एंटर कर जाती है तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकती है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके सस्ते में बेच सकती है। और वहाँ पर इश्यू आ जाता है कैपिटल का, क्योंकि दूसरे बिजनेस को अभी उतनी सारी मशीन और उतनी सारी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे बेचने के लिए। एक अच्छा एग्जांपल है पिडिलाइट का। पिडिलाइट का एडेसिव में 80% मार्केट शेयर है, और जब आपके पास इतना ज्यादा मार्केट शेयर हो तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो काफी कम हो जाती है। मारुति सुजुकी का पैसेंजर व्हीकल में 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। कोलगेट का उसका जो ओरल केयर बिजनेस है उसमें 55% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है। एशियन पेंट का 60% से भी ज्यादा मार्केट शेयर है और आईटीसी का 80%। चलो इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाले कंसेप्ट को हम लोग लॉजिस्टिक पार्टनर की हेल्प से समझ लेते हैं ई कॉमर्स के अंदर, जो कि समझ पाना आप लोगों के लिए काफी आसान होगा। नाउ ई कॉमर्स में जो मेजर ग्रोथ हुआ है वो 2015 के बाद हुआ है, और उस टाइम पे डिलीवरी जैसी कंपनी ने इस मार्केट को डोमिनेट कर लिया था। नाउ अगर डिलीवरी जो है वो ज्यादा पिन कोड के ऊपर सर्व करता है अपने प्रोडक्ट को, तो वो ज्यादा वेंडर के साथ टाई अप कर सकता है, बिकॉज वो ज्यादा पिन कोड सर्व कर रहा है। अगर उसके पास ज्यादा पिन कोड है, ज्यादा वेंडर है, तो उसके पास ज्यादा ऑर्डर भी आएंगे। क्योंकि उसके पास ज्यादा पिन कोड है, ज्यादा वेंडर है, ज्यादा ऑर्डर है, तो अब जो उनका एक डिलीवरी बॉयज है वो एक ही सोसाइटी में 10 पार्सल डिलीवर करने की बजाय 50 पार्सल डिलीवर करेगा, तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आ जाएगी। इसका मतलब आप इतने सारे पिन कोड पर सर्व कर रहे हैं, इतने सारे आपके पार्टनर्स हैं और इतने ज्यादा पार्सल डिलीवर हो रहे हैं कि एक जो कुरियर बॉय वाला पर्सन है उसके पास अभी 10 की जगह 50 डिलीवरी वाले पार्सल हैं, इसलिए जो पर यूनिट डिलीवरी कॉस्ट है वो काफी कम आ जाती है। और इसके बाद किसी और लॉजिस्टिक पार्टनर का उस डोमेन के अंदर एंटर करना मुश्किल इसलिए भी हो जाता है बिकॉज उनके हर पिन कोड के ऊपर इतने सारे पार्सल डिलीवर हो रहे हैं और इतने सारे ऑपरेशन उनके स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एक नॉर्मल लॉजिस्टिक कंपनी के लिए इतने तेजी से इतने पिन कोड पर एक्सपेंड कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दैट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मोड। फिर आ जाता है टेक्नोलॉजी एज ए मोड, एंड मुझे लगता है टेक्नोलॉजी वाला जो मोड है वो कुछ हद तक नेटवर्क इफेक्ट से भी बना होता है। जैसे कि काफी लोग बोलते हैं कि गूगल के पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है सर्च इंजन में। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो गूगल सर्च में इतना एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि काफी ज्यादा लोग गूगल को यूज करते हैं। बिकॉज अगर बहुत ज्यादा लोग गूगल को यूज करेंगे तो उनके पास उतना ज्यादा अच्छा डेटा होगा कि इतने लोगों ने इस टर्म को सर्च किया और उन लोगों ने इतनी वेबसाइट को विजिट करके उनका जो एवरेज सेशन टाइम है वो इतने सेकंड है, एंड उसके बेसिस पे वो लोग रिजल्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। सो ऑब्वियसली गूगल की जो टेक्नोलॉजी है वो पावर्ड है उनके डेटा से, एंड डेटा आता है नेटवर्क इफेक्ट से, बिकॉज ऑब्वियसली गूगल इज द बिगेस्ट सर्च इंजन। तो जितने ज्यादा लोग सर्च करेंगे उतने ही ज्यादा डेटा प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा डेटा प्रोड्यूस होगा उतने ही अच्छे तरीके से गूगल का जो सर्च का एल्गोरिदम है वो अपने आप को रिफाइन करके आपको अच्छे सर्च रिजल्ट्स दिखा सकता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज ब्रांड लॉयल्टी को भी मोड की तरह यूज करती हैं। तो योर पूमा, नाइकी, एडिडास, ये सभी कंपनीज के प्रोडक्ट में कोई स्पेशल चीज नहीं है। ये जो टी शर्ट पहनी है ये शायद सेम क्वालिटी से बनी हो, बट क्योंकि ये एक ब्रांड की टी शर्ट है सो वी एंड अप पेइंग मोर मनी टू दीज ब्रांड्स। उसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल जो फिर बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनीज हैं वो आईपी को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी एक मोड की तरह यूज करती हैं। तो अगर किसी कंपनी ने कोई नया वैक्सीन डिस्कवर कर लिया है, एक मेडिसिन डिस्कवर कर ली है, तो उनको 15 से 20 साल का पेटेंट मिल जाता है, एंड उन कंपनीज के अलावा कोई और कंपनी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। अगर मैं इस पूरी वीडियो को अच्छे से कंक्लूड करूं तो अगर आप मार्केट के अंदर सबसे पहले एंटर करते हैं तो आप अपने बिजनेस या फिर स्टार्टअप के अराउंड मोड्स बिल्ड कर सकते हैं
ताकि नया जो कंपटीशन है, नए जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपको हटा ना सकें। नाउ टाइमिंग के अलावा भी आपका जो टीम है, एग्जीक्यूशन है, आइडिया है, बिजनेस मॉडल है और फंडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बट टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई ऐसा मार्केट है जो अभी इमर्जिंग है, जिसके अंदर कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, उस मार्केट को आप डिसरप्ट कर सकते हैं एक नए स्टार्टअप की हेल्प से। मैंने UHI वाली वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस आने वाले 5 सालों में हेल्थ केयर को डिसरप्ट करने वाला है। एंड अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर आपका हेल्थ केयर के अंदर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है, तो आप यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस के बारे में पढ़ सकते हैं। आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं यूनाइटेड हेल्थ इंटरफेस के ओपन प्रोटोकॉल के बेसिस पे। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है UHI के बारे में। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आखिरी में एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मुझे लगता है मैं हर बार करता हूँ, बट आप में से काफ़ी लोग स्टिल इस चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं। मेरा जेन्युइन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं अपने एनालिटिक्स के अंदर देखता हूँ 80% लोग सिर्फ वीडियो को देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब को नहीं दबाते हैं, सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पर्सनली खुशी होगी, मुझे मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहूँ। मेरे सामने स्क्रीन पर मैंने लगभग 20 टॉपिक लिखे हुए हैं एंड मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए आने वाले 4 से 6 महीने में काफ़ी सारा कंटेंट प्रोड्यूस करूँ। बट उससे पहले आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।